हेलो बच्चों, करियर प्लेनेट चैनल पे आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, टॉपिक का नाम बोर्ड पे दिख रहा है, क्या है? कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था आवेश के गुण, दूसरे लेक्चर में पढ़ा हमने आवेशन की विधियाँ और हमने किए इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कूलाम का नियम, जो आपको बताएगा कि दो आवेशित दो आवेशित कण हैं, दो आवेश जो होते हैं, उनके बीच में कितना बल लगता है। तो मान लो पहला आवेश ये है Q1 और दूसरा आवेश ये है Q2। ठीक है, ये दो स्थिर आवेश हैं, गति नहीं करते हैं, स्थिर आवेश हैं। क्योंकि हम वैसे भी इससे आपको पता है स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर। तो ये दो स्थिर आवेश हैं जो r दूरी पर, मतलब इनके मध्य की दूरी जो है r है, ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में कितना विद्युत बल लगना चाहिए, इस बात की जानकारी कूलाम के नियम में आपको मिलती है। ठीक है, हालांकि हम बात करें बल की, तो 11वीं कक्षा में आपने गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण का बल था Gm1 m2 अपॉन r², दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। मैं साइड में लिख देता हूँ, देखो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या था? कैपिटल Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, जैसा ये बल आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का, उसी प्रकार का बल कूलाम का भी बल होता है। कूलाम बल कह सकते हैं, विद्युत बल कह सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि दो स्थिर आवेश हैं, तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम के नियम के अनुसार इनके मध्य जो बल लगेगा, विद्युत बल, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है और दोनों द्रव्यमानों के मध्य के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसी प्रकार यहाँ पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका ये साफ मतलब है कि आवेश जितना बड़ा होगा, जितना आवेश की मात्रा बढ़ाओगे, बल का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब ये जो बल है ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अगर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका भी मतलब आप समझ गए कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जितनी हम बढ़ाते जाएंगे, बल का मान कम होता जाएगा। क्योंकि आवेश अगर आवेश से बहुत दूर होगा तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो भी कम होगा। जितना आवेश पास होगा उतना बल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बल का जो कूलाम का नियम है आपको समझ में आ गया। ठीक है, कूलाम का जो नियम है वो ये है कि बल जो होता है आवेशों के मध्य, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो नियम क्या है, कैसे लिखते हैं, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले इस सूत्र को कंप्लीट करें। तो बताओ, बल समानुपाती हुआ Q1 Q2, दोनों को शामिल करके लिख दूं, Q1 Q2 अपॉन r², ऐसे लिख दिया दोनों को एक साथ। F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन r²। अब आपको पता है कि समानुपाती का जो चिन्ह है, ये जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। ये जो बल है इसको मैं लिख देता हूँ, कौन सा बल है ये है आपका विद्युत बल। ये विद्युत बल का मान हमने लिखा। ठीक है, इस बल का जो मान आएगा इक्वल टू जब आएगा समानुपाती का चिन्ह हटा के, तो एक स्थिरांक आता है। F बराबर स्थिरांक आ जाएगा K, फिर ये आ गया Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये बल का कंप्लीट मान होता है। K को बोलते हैं कूलाम नियतांक, या कूलाम स्थिरांक बोल सकते हैं, या कूलाम नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, इस नियतांक की बात हम आगे करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप देखो सूत्र का मान क्या है, K Q1 Q2 अपॉन r², और K क्या है? कूलाम नियतांक। ठीक है, इसका सूत्र, इसका मान अभी पढ़ते हैं हम। उससे पहले हम कूलाम का नियम देख लें। सबसे पहले तो आप देखो कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कैसे लिखोगे आप? कूलाम का जो नियम है आपके पास में वो आएगा इस तरह से। देखो, कूलाम का जो नियम इसमें दे रखा है आपको, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले कूलाम का नियम देख लें हम इस तरह से। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम कैसे लिखना है वो देखो आप। कूलाम का नियम, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य
स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण मतलब मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल, जो हमने लिखा Q1 Q2, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बल सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो F जो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है या कूलाम का बल है, इसका जो बल का जो मान होगा वो Q1 Q2 और ये r² हमने पढ़ लिया, और सूत्र आ गया बल का K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश आपको दिखा हुआ, देख दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो ये बल जो लगेगा वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम आपको यहाँ से ऐसे लिखना है। अब K की बात जो मैंने आपको कहा था, K क्या है, K आपका कूलाम स्थिरांक है K। ठीक है, तथा इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ये स्थिर वैद्युतिकी का नियतांक है। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, इसमें यहाँ पर आएगा कूलाम नियतांक, या फिर इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। ठीक है, इस K का मान आप देखो, फिलहाल जो K का मान है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। K का जो मान है ये है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अभी जो K का मान तो ठीक है, बट K का जो सूत्र है इस पर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, ये जो K है इसका मान आ गया 1/4πε0, ये इसका सूत्र है K का, जिससे K का ये मान आया है। ठीक है, इस सूत्र पे ध्यान देने वाली बात है। हालांकि जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपने पढ़ा था, तो गुरुत्वीय नियतांक जो G था इसका मान था 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक था, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, और ये जो G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये इसका कोई सूत्र नहीं था, ये जो मान मिला था गुरुत्वीय नियतांक का ये प्रायोगिक मान है। ठीक है, बल की गणना करने के बाद इसकी गणना की गई, इसकी कैलकुलेशन की गई, तो ये मान मिल गया, इसका कोई सूत्र नहीं था। ठीक है, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो K का मान ये, बट K का सूत्र भी है। K का सूत्र क्या है, 1/4πε0। बाकी किसी नियतांक का हमने, जैसे G का नियतांक का सूत्र तो हमने नहीं पढ़ा था, सीधा नियतांक आया था, बट यहाँ पर K का सूत्र है, और K के सूत्र में काम आने वाली राशि है ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ई नहीं बोलोगे, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, बच्चे ई बोल देते हैं, ई नॉट बोल देते हैं, काम चलाने के लिए तो चल जाता है, बट एक्चुअली इसका जो मतलब है वो क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये ऐसा बनता है चिन्ह, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, चिन्ह को एप्सिलॉन बोलते हैं, बट ये होता क्या है वो देख लो। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन जिसका जो चिन्ह को हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, बट वास्तव में ये कौन सी भौतिक राशि है, इसको बोलते हैं निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन जो होता है ये विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट लगाया इसलिए नॉट में क्या है, निर्वात की। ठीक है, निर्वात के अलावा जल की विद्युतशीलता, तो तब नॉट नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे। तो विद्युतशीलता क्या होती है हम आगे नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। फिलहाल एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 यहाँ रखा होगा, तभी तो ये मान आया होगा। तो 8.85 × 10⁻12 मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस मात्रक का उल्टा कर दिया, क्योंकि K और एप्सिलॉन में इन्वर्स का व्युत्क्रम का संबंध है, इसलिए मात्रक यहाँ पर व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, तो एप्सिलॉन K का सूत्र मिला, K के सूत्र में हमें एप्सिलॉन नॉट मिला, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता,
और इसका मान 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ रखने से के का मान मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि वैल्यू जो है के की वो क्या है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, देखो अब हम पढ़ते हैं इसमें कूलाम के नियम का सदिश रूप। मतलब जो बल की हम बात कर रहे थे, तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम उसका सदिश रूप पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे विद्युतशीलता की बात आगे करेंगे। ठीक है, तो सदिश रूप देखो आप, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? तो जो बल होता है, आपने बनाया कि दो बल हैं। ठीक है, सपोज करें हम यहाँ पे निर्देशांक बना लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस है और मैंने यहाँ पर दो आवेश रख दिए। ये पहला आवेश है Q1, ठीक है, और ये दूसरा आवेश है Q2। ये दो आवेश मैंने रख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो Q1 आवेश है पहला और Q2 आवेश है दूसरा। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा, ये हम पढ़ चुके हैं बात अच्छे से कि इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा पर। दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही बल लगता है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, r दूरी पर दोनों आवेश स्थित है। इन दोनों पर जो बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। ठीक है, अब पहले आवेश पर बल लगा, सपोज करें इस तरह से बल लग रहा है, और दूसरे आवेश में जो बल लगा वो इस तरह से लग रहा है। माना कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो पहले आवेश पर बल लगा तो मैंने लिख दिया F12, पहले पर दूसरे के कारण। ठीक है, दूसरे आवेश पर बल लगा, इसको मैंने लिख दिया F21, दूसरे पर पहले के कारण। ठीक है, F12 और F21, ये मैंने बल के सदिश रूप बनाया। बल का सदिश रूप मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो बल का सदिश रूप, ये 1 पे लगने वाला बल, क्योंकि 1 को क्या करेगा 2 प्रतिकर्षित करेगा और 2 को 1 क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों बल, पहले पर लगने वाला बल और दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, दोनों का सदिश बनाया। बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब मैं देख लो इधर, ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा, इसको मैं मान लेता हूँ R12, 1 से 2 की तरफ, और ये वाली जो दिशा है, ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ R21, 2 से 1 की तरफ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं पहला बल लिखूं F12। ठीक है, F12 क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूं। देखो F12 क्या है, प्रथम आवेश पर, फर्स्ट आवेश पर, फर्स्ट यहाँ पर लिख देता हूं Q1, लिख देता हूं Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण बल क्या लिखूंगा मैं, F12। अब मुझे क्या लिखना है उसका सदिश रूप, तो F12 तो मैंने सदिश लिख दिया। सदिश में मैंने सदिश बल लिखा, तो बल सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों लिखी जाएगी। तो F12, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, तो ये सूत्र लिखूंगा। देखो K Q1 Q2 अपॉन दूरी क्या है इनके बीच की, R²। अब ये तो मान था, ये तो कूलाम के नियम में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे दिशा भी लिखनी है। तो बल, पहले पर जो बल लग रहा है, पहले पर जो दूसरा आवेश बल लगा रहा है वो इस दिशा में लगा रहा है, तो दिशा क्या आएगी 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पर ये आ गया R21, 2 से 1 की तरफ। ठीक है, ये ले लिया, B ये ले लिया, या B से 1 की तरफ कह सकते हो, या 2 से 1 की तरफ कह सकते हो। ठीक है, तो ये सदिश रूप में लिख दिया। इसी प्रकार Q1 पर तो बल आ गया। अब Q2 पर किसके कारण, Q1 के कारण बल, तो ये मैं क्या लिखूंगा F21। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, मान तो सेम रहेगा, ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर सदिश आ जाएगा R12, 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो R12 ये। अब दूसरे पर जो बल लगेगा ऐसे लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो ये दिशा का सदिश क्या है, ये इकाई सदिश है। तो क्या लिखा मैंने, इकाई सदिश R12, ये इकाई सदिश है, और ये दिशा को व्यक्त करने के काम आता है। ठीक है, तो जब भी आपको सदिश लिखना हो तो सदिश में परिमाण के साथ क्या चाहिए, दिशा, और दिशा के लिए इकाई सदिशों का यूज होता है। ठीक, तो इकाई सदिश मैंने मान लिया, इस दिशा का इकाई सदिश है R12, इस दिशा का इकाई सदिश है R21, दोनों को मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, R21 और R12 में क्या अंतर है। R12 ऐसे, R21 ऐसे, क्या अंतर है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं दिशा में। ये केवल दिशा बता रहे हैं, तो 1 से 2 की दिशा ये रही, 2 से 1 की दिशा ये रही, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो हम कह सकते हैं, देखो R12
इकाई सदिश, ये होगा -r21 इकाई सदिश। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। 2 से 1 के आगे अगर माइनस लगा दिया तो 2 से 1 ऐसे है, तो माइनस लगा दिया मतलब विपरीत हो गया, तो क्या आ गया, r12 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सदिश, दोनों जो दिशा हैं इकाई सदिश हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बल है आपका F12 इक्वल्स टू -F21, दोनों बलों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एक की दिशा 2 से 1 की तरफ है, एक की दिशा 1 से 2 की तरफ है, तो दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। सदिश रूप में आप ऐसे लिखोगे, दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और अगर आपको इनका परिमाण लिखना है तो परिमाण में क्या लिखोगे, देखो F12 हो चाहे F21 हो, परिमाण कैसा होगा, परिमाण तो बराबर है, परिमाण बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप समझेंगे इसको कि बल सदिश रूप में क्या होगा, दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, परिमाण में समान होगा मगर दिशा में विपरीत होगा। ठीक है, तो ये था इसका सदिश रूप जो हमने पढ़ा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें नोट करना है, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट आ जाओ। अब अगला हम शुरू करते हैं इतना सारा मटेरियल है पढ़ाने के लिए। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, अब क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूले में अभी हमें पढ़ना बाकी है विद्युतशीलता के लिए, मगर उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो फॉर्मूले पर बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये वाला कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ का आवेश है, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है और इसी सूत्र पर आधारित है KQ1Q2/r²। अब बताओ वायु, तो आप वायु या निर्वात दोनों के लिए K का मान तो फिक्स है 9 × 10⁹ जो आपने पढ़ा, और 30 सेंटीमीटर की दूरी है और आवेश है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। तो क्या हम इसका बल निकाल सकते हैं आराम से सूत्र में। ठीक है, तो आप अगेन यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, KQ1Q2/r² में इनकी वैल्यू रखकर बल निकालें और फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, सारे मान नोट करके फिर आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखो तो हमें क्या दिया था कि दो आवेश हैं, दो आवेश दे दिए। पहला दिया 2 × 10⁻⁷ पहला आवेश, दूसरा दिया 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर दिए हैं, 30 सेंटीमीटर दूरी पर दिए हैं। ठीक है भाई, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा ये हमसे पूछा है, तो बल हम निकाल सकते हैं इजीली। F बराबर क्या फॉर्मूला है, KQ1Q2 फॉर्मूले में तो मान रखना है बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बच्चे तो फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं, आराम से आप वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। K का मान 9 × 10⁹, Q1 Q2 दोनों को गुणा करना है, 3 × 6, 2 × 3 हो गया, 3 × 2 6 आएगा, और 10⁻⁷ 10⁻⁷ ये हो गया 10⁻14 गुणा करने पर। ठीक है, r², अब दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर कर ले, 30 का स्क्वायर करेंगे 30 × 30 लिख दूं, क्या ये सफिशिएंट है, काफ़ी है, कर लेंगे 100 यहाँ से। अभी आप ध्यान से देखोगे इकाई जो है हमारी, जब भी हम एक स्टैंडर्ड नियतांक यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड नियतांक की पद्धति जो होती है, इकाई पद्धति, वो भी स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, जो मानक पद्धति होती है या एमकेएस पद्धति होती है वही है। आपको यहाँ पर दूरी 30 सेंटीमीटर में दे दी, तो ये दूरी यहाँ पर काम नहीं करेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सही पद्धति एमकेएस है और एमकेएस पद्धति या जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वही मानक पद्धति है, और ये जो नियतांक होते हैं सारे ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दिए होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको
इस मान को भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब मीटर में बदलना पड़ेगा। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है तो -2 इंटू -2, 2 बार आएगा। अब ये आ गया मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, तो मीटर में बदल लिया हमने। अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो 3 और 3 ये तो आप काट दो 9 से। ठीक है, इसके बाद 0 काटना शुरू करें तो -2 और -2, ये -4 यहाँ काट दो तो ये माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, माइनस का 10 बचा। अब ये 2 0 और बच रहे हैं, ये 0 इससे काट दो तो यहाँ पर 7 बचेगा प्लस का। तो बल का मान आ गया, देख लो 2 इंटू 3 तो 6 तो ये हो गया। अब ये 10 की घात 7 है क्योंकि 2 0 यहाँ से कट गए और ये 14 था, 4 यहाँ से कट गए, 10 बचा। अब 7 और 10, इस प्लस का 7 है, वो 10 माइनस का है, तो कुल मिला के बचेगा 10 की घात -3 न्यूटन। क्या ये आंसर तुम्हारा आया था? आया था तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने कर लिया। ठीक है, और नहीं किया तो गलती केवल 0 में होगी, वो भी यहाँ पर किस वजह से? सेंटीमीटर को मीटर में ना बदलने के कारण। तो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा? ये पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। इसमें क्या दे दिया? बल, और 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया आपको। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर 0.8, मतलब पहले पर 0.4 दूसरे पर 0.8, बल लग रहा है 0.2। ठीक है, डेटा आप नोट करेंगे। तो फिर दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? अब इसमें क्या गायब है? इसमें तो आपसे बल पूछा था, मगर इस वाले में क्या हो गया? बल दे दिया, आवेश तो दे दिए 0.4 0.8, ये तो आवेश दे दिए, और बल का मान दे दिया। तो आप दोनों के मध्य की दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर बोला है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, ये बोला है कि देखो 0.4 आवेश का कोई गोला अन्य गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, तो पहला गोला जो है 0.4 का है, ये 0.2 न्यूटन का बल लगाता है 0.8 माइक्रोकूलम वाले गोले पर। फिर पहला प्रश्न में तो बोला है दोनों गोलों के बीच की दूरी बताओ, पहले वो कर लेते हैं। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, देखो इधर 2 आवेश दिए हैं आपको। पहला आवेश दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश दिया है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो बोला है पहला दूसरे पर जो बल लगाता है वो लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। तो आपसे बोला है इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर मैं वही बोलूँगा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 2 मिनट आराम से रुक सकते हो, क्लास को आप ऑपरेट कर सकते हो, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। पॉज करें, पॉज कर लें, पानी पीना है पानी पी के आ जाएँ, मगर आप इसको सॉल्व ज़रूर करें पहले खुद से, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। चलो, तो पॉज करके सॉल्व कर लिया हो तो आगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आ जाओ। F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? KQ1 Q2 अपॉन R² होता है। तो हमें तो R² चाहिए, हमें तो R चाहिए, तो R² का फॉर्मूला क्या होगा? R² का फॉर्मूला होगा KQ1 Q2 अपॉन F। R² क्या होगा? KQ1 Q2 अपॉन F। तो हमें तो R चाहिए, तो पहले R² निकाल लेते हैं, R भी आ ही जाएगा। तो K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 का है 0.4 0.8, बट आपको पता है माइक्रोकूलम है। अब माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस में कितना होता है? मैंने पहले ही बताया था, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। -3, -6, -9, -12। तो -3 मिली से शुरू होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, -3, -6, -9, -12। ठीक है, तो -3, -6, -9, -12 मिली, माइक्रो, पिको, नैनो। तो हमें क्या दिया? माइक्रो। तो माइक्रो मतलब इसका माइक्रो 10 की घात -6, एक और माइक्रो मतलब 10 की घात -6। मैं -12 भी लिख सकता था साथ में। अब आपसे पूछा है नीचे बल की वैल्यू तो पता ही है ना आपको, वो है 0.2। अब इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले 0.2 है, इसको 0.4 से उड़ा दो, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया 2। तो
अब आपके पास यहाँ पर बच रहा है 72 और ये अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 कितना होता है 72, ठीक है, और 72 इंटू 2 कर लो, तो 72 इंटू 2 कितना होगा 144। तो 144 तो वैल्यू मिल गई मुझे आगे, ठीक है। अच्छा 9 इंटू 8, तो इसका पॉइंट एक हटाना पड़ेगा। पॉइंट कहाँ से हटाएं, इसका जो पॉइंट हटेगा तो ये 10 नीचे आ जाएगा, तभी तो मैंने 9 इंटू 8 72 इंटू 2 क्या होगा 144, ठीक है। 144 तक लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, जीरो देखने हैं सारे। तो जीरो में देखो तो यहाँ पे कितने जीरो थे, -6 -12, 12 में से 9 काट दो, 9 काट दो तो यहाँ कितना बचेगा -3, ठीक है। और -3 बचा, ये एक जीरो यहाँ नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -4 बचा। तो 144 इंटू 10 की घात -4, ठीक है। 144 इंटू 10 की घात -4, यहाँ से हटा देता हूँ उसको मैं, कंफ्यूज जाओगे नहीं तो, हटा दिया इसको। तो r² का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या मिला हमें गुणा करने के बाद, हमें मिला 144 इंटू 10 की घात -4। ये किसका मान है, r² का। तो मुझे बताओ r² का मान ये आ गया, तो r का मान क्या होगा, r² का मान अगर ये है तो r का मान क्या होगा भाई, तो r का मान होगा अंडर रूट में 144 इंटू 10 की घात -4, ठीक है। तो 144 का अंडर रूट निकाल दें, बोलो कितना आता है, अंडर रूट निकालना है, फिर क्यों अंडर रूट लगाएं। तो 144 का अंडर रूट 12, 12 इंटू 12 होता है 144, 144 का अंडर रूट 12 और इसका अंडर रूट 10 की घात -4 लिखा हुआ है ना, तो 10 की घात -4 का अंडर रूट आप आराम से लिख सकते हो, वो है 10 की घात -2, ठीक है। तो ये दूरी आ गई, आवेशों के मध्य की दूरी 12 इंटू 10 की घात -2 मीटर। अब क्या इस -2 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। देखो 12 इंटू 10 की घात -2, 1 मीटर की जगह मैं लिख दूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मध्य की दूरी आ गई 12 सेंटीमीटर, आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सबको। ये था न्यूमेरिकल सेकंड जो एनसीईआरटी का हमने किया। चलो आगे क्वेश्चन और आगे करेंगे। सबसे अब हम पढ़ लेते हैं आगे, हमें पढ़ना है विद्युतशीलता के बारे में, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, विद्युतशीलता, ठीक है। विद्युतशीलता के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो विद्युतशीलता क्या हुई, तो विद्युतशीलता क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। विद्युतशीलता के अलावा इसका दूसरा नाम मैं आपको और बता दूं, इसको बोलते हैं विद्युत या वैद्युत पारगम्यता। पारगम्यता इसका दूसरा नाम है। विद्युतशीलता के साथ दूसरा नाम क्या है, पारगम्यता, क्योंकि मुझे उसको परिभाषित करना है आपको, इसलिए मैं इसका दूसरा नाम बता रहा हूँ। और पारगम्यता से आपको समझ में भी आ जाएगा, इसका विद्युतशीलता है विद्युत पारगम्यता एक ही बात है। लिखते किससे है, एप्सिलॉन से। तो ध्यान से सुनना, ये पारगम्यता का मतलब क्या है। पारगम्यता मतलब, पार मतलब आपको पता है क्रॉस करना, पार करना। पारगम्यता मतलब किसी माध्यम से, कोई माध्यम अगर है, ठीक है, कोई माध्यम है, वो माध्यम विद्युत आवेश को अपने में से पार करने की कितनी परमिशन देता है, कितना उसको अलाउ करता है कि वो आवेश उस माध्यम में से गति कर सके, ठीक है। तो पारगम्यता क्या होता है, देखो कि कोई माध्यम, जैसे विद्युत पारगम्यता, विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम का गुण होता है, ठीक है। अगर इसका मान ज़्यादा है तो इसका मतलब उस माध्यम में से आवेश आसानी से जा सकता है, उस माध्यम में से आवेश को जाने की परमिशन, जाने की आज्ञा ज़्यादा है, ठीक है। जिस माध्यम के लिए इस पारगम्यता का मान कम होगा, उस माध्यम में से आवेश को जाने की आज्ञा या पारगम्यता कम होगी, पार नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं एक परिभाषा लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना वापस। तो विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता क्या होती है, ये माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जो माध्यम में से
माध्यम में से आवेश को गुजरने की अनुमति, आज्ञा मतलब अनुमति कह सकते हैं, अनुमति को प्रदर्शित करता है। ध्यान से समझें परिभाषा को। विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता क्या होती है? माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में से आवेश को गुजरने की अनुमति को प्रदर्शित करता है। अब अनुमति को प्रदर्शित करता है मतलब अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो अनुमति ज़्यादा है तो आवेश आराम से जाएगा, और इसका मान अगर कम हुआ तो अनुमति कम है तो आवेश नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं निर्वात के अलावा मैं बात करूं धातु की, तो धातु की विद्युतशीलता या पारगम्यता का मान अनंत है। अब आपको मान से समझ में आ रहा होगा, धातु का पारगम्यता या अनुमति का मान अनंत है, तो धातु अपने में से आवेश को प्रवाह होने के लिए अनुमति देता है, इसलिए उसका मान अनंत है। और वायु या निर्वात अपने में से आवेश को जाने की अनुमति का मान इतना ही है, पारगम्यता का मान इतना ही है, विद्युतशीलता का मान इतना ही है, तो -12 मतलब ये बहुत कम है। ठीक है, अगर किसी तार में, इसको समझे अपन, किसी तार में अगर धारा बह रही है, मान लो कोई तार है, धारा बह रही है, इसको मैं अगर काट दूं बीच में से और दोनों को बीच में से काट के अलग कर दूं, तो क्या तार के जो बीच वाला भाग में क्या है? वायु है, तो क्या आवेश यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, दोनों तारों के बीच में क्या है? आवेश। दोनों तारों के बीच में क्या है? वायु है, और वायु आवेश को अपने में से जाने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उसकी पारगम्यता बहुत निम्न है। ठीक है, अगर तार को जोड़ दें या किसी अन्य तार की सहायता से दोनों तारों को जोड़ दें, अब आवेश धातु में से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि धातु तो परमिशन देता है। ठीक है, धातु की अनुमति क्या है? अनंत, उसके अंदर से आवेश आराम से जा सकता है। क्लियर है? तो पारगम्यता का मान, पारगम्यता की परिभाषा आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं आगे इसकी बात करूँ कि धातु का जो मान आया वो कहाँ से मिला आपको। ठीक है, तो पारगम्यता या विद्युतशीलता को ख़त्म करें, कंप्लीट करें इसको। तो इसके लिए हमें विद्युतशीलता की बात करें तो विद्युतशीलता के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। विद्युतशीलता के प्रकार कितने होते हैं? 2। विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता, एक बार एक ही लिखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ विद्युतशीलता के प्रकार। तो प्रकार में पहला आएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। पहली विद्युतशीलता क्या है? आपेक्षिक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक, और दूसरी होती है सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता और दूसरी होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की विद्युतशीलताएं हम पढ़ रहे हैं, आपेक्षिक और निरपेक्ष। अब आपेक्षिक का मतलब आप सापेक्षिक भी कह सकते हो, आपेक्षिक भी कह सकते हो। अब आपेक्ष या सापेक्ष, किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं? तो विद्युतशीलता अगर हमें चाहिए तो विद्युतशीलता चाहिए, देखो किस तरह से आपेक्षिक विद्युतशीलता को लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से, और ये आएगा माध्यम की विद्युतशीलता, क्योंकि हमें आपेक्षिक चाहिए, बटा में आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन एम लिखेंगे और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो 2 विद्युतशीलताओं का अनुपात है, इसलिए इस अनुपात को हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता आ गया। तो एप्सिलॉन आर का मान ध्यान से देख लो, ये क्या है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? अब उधर बात करें तो निरपेक्ष विद्युतशीलता, तो निरपेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष नहीं, तो ये सीधी आपको लिखनी है माध्यम की विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता को आप कह सकते हो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, किसी के सापेक्ष या किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बताना है इसको, सीधा आपको लिखना है क्या? ये माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये माध्यम की विद्युतशीलता आ गई। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कांच की विद्युतशीलता चाहिए तो ये निरपेक्ष है, सीधा कांच की लिखनी है। जल की चाहिए तो ये भी निरपेक्ष है, सीधा जल की लिखनी है। ठीक है, सीधा लिखनी है उसी की, केवल उसी की लिखनी है, किसी के सापेक्ष नहीं लिखनी है, तो उसको कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब ध्यान से सुनना, ये लिखेंगे कैसे? कांच की लिखनी है, जल की लिखनी है, किसी की भी लिखनी है, तो लिखोगे कैसे?
उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आपेक्षिक विद्युतशीलता की। इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अगर आपको माध्यम की विद्युतशीलता चाहिए तो माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ से बताओ क्या आएगी? माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ से निकालोगे तो आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता चाहिए आपको, तो माध्यम की विद्युतशीलता चाहिए, निरपेक्ष विद्युतशीलता चाहिए, तो एप्सिलॉन एम का मान होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसका मतलब हमें कांच की विद्युतशीलता लिखनी है तो हमें एप्सिलॉन आर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जल की लिखनी है तो अभी हमें एप्सिलॉन आर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर एप्सिलॉन आर कहाँ से लाएं वो इधर देख लो। माध्यम की विद्युतशीलता ऐसे लिखेंगे, और माध्यम की विद्युतशीलता लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एप्सिलॉन आर की। ध्यान देना। अब एप्सिलॉन आर के लिए मैं यहाँ पे आपको मान बता रहा हूँ। देखो एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माध्यम। ठीक है, सबसे पहला माध्यम है वायु, तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1.00008 समथिंग है, मतलब आप इसको एक ही मान के चलो, एक ही है ये। दूसरा कांच, कांच के लिए मान होगा 3 से 4 के बीच में मिलता है। अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं इसलिए। ठीक है, आपने देखा होगा कई तरह के कांच पाए जाते हैं, तो किसी का 3 है, किसी का 3.2, किसी का 3.5, किसी का 4। तीसरा आप आ जाओ जल के लिए। जल के लिए 80 होता है, 80। चौथा आप आ जाओ धातु के लिए। धातु या चालक कुछ भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। धातु बोलते हैं या चालक बोलते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चालक के लिए होता है अनंत। बढ़ते क्रम में लिखा मैंने, सबसे कम मान किसका है? वायु का, फिर कांच का, फिर जल का, फिर धातु का, तो अनंत है ही सही। ठीक है, अगर आपके पास ये मान सारे आपको याद हैं, अगर ये वाले अगर आपको सारे मान याद हैं, ठीक है, तो आप एप्सिलॉन आर का मान इस्तेमाल कर किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता लिख सकते हैं। अब मुझे जैसे कांच की विद्युतशीलता चाहिए, तो कांच की विद्युतशीलता क्या होगी? कांच की विद्युतशीलता चाहिए मुझे, तो कांच की विद्युतशीलता के लिए मुझे क्या चाहिए? कांच का सापेक्षिक विद्युतशीलता इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब कांच का मान लो दे रखा है आपको 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता ही है ना, 8.85 इंटू 10⁻12 लिख कर निकाल लेंगे। अब मुझे चाहिए मान लो जल की विद्युतशीलता, तो जल की विद्युतशीलता, तो जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है? वो है 80। तो ये एप्सिलॉन नॉट का 80 गुना होगा। एप्सिलॉन आर आपको ये भी बताता है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के कितने गुना है। 80 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए विद्युतशीलता किसकी? धातु की या चालक की, तो वो अनंत गुना होगी, तो मैं अनंत ही लिख दूंगा ना इसको। अनंत इंटू एप्सिलॉन नॉट भी तो अनंत ही होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी विद्युतशीलता के बारे में डिटेल। ठीक है, तो ये विद्युतशीलता हमने पढ़ी है, ध्यान से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे बेसिक बात की हम बात करें, क्योंकि हम ये एप्सिलॉन हमें काम आता है कूलाम नियतांक में, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इसके प्रकार भी पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये भी हमें काम आएगा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी किए हमने, राइट। अब कूलाम के बल को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम, जो कूलाम का जो बल है उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उसके क्या क्या बिंदु थे, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उसके, वो हम पढ़ेंगे कूलाम के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल में और भी हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।